प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में। मैं धीरज विश्वा। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें और आप अपनी पढ़ाई को घर बैठे ही जारी रख सकें। तो चलिए आज सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, टेंस स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से हमें पता चलता है फ्यूचर से कि ये जो कार्य होगा ये फ्यूचर में होगा, भविष्य काल में। इतने जितने भी कार्य इस टेंस में होंगे वो फ्यूचर टेंस में होंगे, मतलब भविष्य काल में होंगे। ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं, लेकिन इसमें जो है कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। देखिए ये जो यहाँ पे अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है हिंदी वाक्यों के अंत में। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बीच में डिफरेंस ये होता है कि उसमें कार्य शुरू होने का समय नहीं दिया रहता, जबकि इस टेंस में कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। तो ये हो गया अंतर। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, वो वाक्य जिसको स्वीकार किया जाता है, अफर्म किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं, मतलब इस ट्रांसलेट को किस तरह से बनाएंगे, उसका बनावट क्या होगी, उसकी संरचना क्या होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आईवे के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, अदर जो नाउन या प्रोनाउंस होते हैं उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। उसके बाद लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस शब्द लिखा हुआ है, तो कंटिन्यूअस जिस सेंटेंस में कंटिन्यूअस रहेगा उन सब में जो है वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया रहता है कार्य स्टार्ट होने का, तो उसके लिए हम निश्चित समय के लिए मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित के लिए मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, उसके बाद टाइम लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हम ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सेंटेंस को पहले हम पढ़ते हैं। मैं इस कार्य को अगले सोमवार से कर रहा होऊंगा। देखिए हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ कर रहा होऊंगा, यहाँ पे रहा होऊंगा आ गया। देखिए पहचान हो गई है कि हाँ ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं टाइम भी दिया हुआ है, अगले सोमवार से काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जब टाइम दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब इस कार्य को कर रहा हूँगा, मतलब स्वीकार कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? मैं की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्या लिखते हैं आई के साथ? शैल हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया यहाँ पे कर रहा होऊंगा, मतलब करना। तो करना का इंग्लिश होता है डू। तो डू का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा डूइंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगता है। ठीक है। तो डूइंग हो गया। अब मेन वर्ब लिखने के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट कर्म। मतलब इस सेंटेंस में पहले चेक करते हैं कर्म क्या है। क्या कर रहा हूँगा? इस कार्य को। तो इस कार्य को कर रहा हूँगा, तो इस कार्य जो है ये ऑब्जेक्ट है हिंदी का, तो इसका इंग्लिश में होगा दिस वर्क। दिस वर्क। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सिंस या फॉर लिखते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पता करना होगा कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि दी हुई है या एक पॉइंट एक निश्चित शुरुआत दी गई कि इस दिन से होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगले सोमवार, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। तो इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस। ठीक है। अब सिंस के बाद हम क्या लिखते हैं? वो टाइम लिख दिया जाता है जब से कार्य शुरू होगा। तो टाइम यहाँ पे सोमवार है, अगले सोमवार। तो नेक्स्ट मीन्स होता है अगले और मंडे मीन्स होता है सोमवार। तो एक बार फिर से इस सेंटेंस को चेक कर लिया जाए। मैं इस कार्य को अगले सोमवार से कर रहा होऊंगा।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं आई के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट दिस वर्क है। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं और फिर उसके बाद टाइम लिख दिया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सोमवार। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वे जनवरी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इस सेंटेंस को पढ़ने पर पता चलता है कि यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे मतलब मुख्य क्रिया के साथ रहे होंगे शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका जो सब्जेक्ट है वे, तो वे की इंग्लिश होती है दे, क्योंकि सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का ही प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दे के साथ प्रयोग होगी विल हैव बीन, क्योंकि आई बी के साथ तो शैल हैव बीन का प्रयोग होता है, बाकी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विल हैव बीन हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए मुख्य क्रिया क्या है, तैयारी करना। आपको यहाँ पे मुख्य क्रिया मिलेगी तो तैयारी करना हो गया, ठीक है। तो तैयारी करना क्या होता है, प्रिपेयरिंग, PREPARING, प्रिपेयरिंग, ठीक है, तैयारी कर रहे होंगे। उसके बाद अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट, किस चीज की तैयारी कर रहे होंगे, अपनी परीक्षा की। तो दे के साथ अपने के लिए दियर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे लिखते हैं दियर। परीक्षा क्या होता है, एग्जाम्स कह सकते हो या एग्जामिनेशन, ठीक है, दियर एग्जामिनेशन। अब ऑब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम लिखते हैं क्या, अब लिखते हैं सिंस या फार का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सिंस यूज किया जाएगा, फार यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, मैंने गलती से लिख दिया, मुझे इसमें पीरियड ऑफ टाइम का 2 महीने से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 महीने से, 2 महीने से, ठीक है। तो 2 महीना एक पीरियड होता है, एक टाइम का पीरियड होता है। 2 महीना, 4 महीना, 4 साल, 3 घंटे, ये सब एक टाइम पीरियड होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फार का यूज करते हैं और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, वो वाक्य जिसको नकार दिया जाए, जिसको स्वीकार न किया जाए, वो होता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, संरचना क्या है इस सेंटेंस की। तो सबसे पहले अफर्मेटिव की तरह जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब आई बी के साथ शैल हैव बीन का यूज किया जाता है एंड अदर जो नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें एक डिफरेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पे विल या शैल के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। देखिए यहाँ पे विल या शैल के बाद नॉट का यूज किया जाएगा और नॉट के बाद तब हैव बीन का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो विल या शैल के बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। नॉट के बाद क्या यूज करते हैं, हैव बीन का यूज करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब लिखी जाती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे कंटीन्यूअस शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर सिंस या फॉर लिखा जाता है। जैसा भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लिखते हैं एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद टाइम लिख दिया जाता है। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं। हम 3 बजे से फसल नहीं काट रहे होंगे, मतलब नहीं काट रहे होंगे, मतलब नकार रहे हैं सेंटेंस को। इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, हम। तो हम का क्या होता है, वी होता है। तो हम जैसा कि जानते हैं वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है आई बी के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं शैल, फिर निगेटिव सेंटेंस तो यहाँ पे लिखा देखिए स्ट्रक्चर शैल, विल या शैल के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो विल या शैल के बाद नॉट का यूज मतलब शैल के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। उसके बाद हैव बीन लिख देते हैं तो लिखते हैं हैव बीन। इतना हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, यहाँ पे मिलेगा काट रहे होंगे। तो काटना का क्या होता है, कट मिस होता है, काटना। उसके बाद यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग किया जाए, वर्ब की आईएनजी का, कटिंग लिख दो, कटिंग द क्रॉप्स। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, कटिंग क्रॉप्स जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिंस यूज किया जाएगा या फॉर यूज किया जाएगा। तो देख लेते हैं 3 बजे से, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड नहीं है ये। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। ये
सेंटेंस इस तरीके से आपके ट्रांसलेट हो जाते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सार नो टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें इंट्रोगेट किया जाए, मतलब क्वेश्चन की पूछा जाए, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या सार नो टाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जाता है, हाँ या ना में जिसका आंसर दिया जाता है होता है या सार नो टाइप। जैसे क्या मैं 3 दिन से भैंस चरा रहा हूँगा, क्या मैं 4 महीने से कपड़े धो रहा हूँगा, क्या मैं 3 दिन से पढ़ाई कर रहा हूँगा। इस तरह की तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनका उत्तर यस या नो में दिया जाता है तो पूरा सेंटेंस ही कंप्लीट हो जाता है, आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जो यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शैल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस निगेटिव भी हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे। यदि सेंटेंस निगेटिव ना हो तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, सीधा हैव बीन का यूज कर देंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगेगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वर्ड का यूज किया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, मतलब कर्म लिखा जाता है। जिस कार्य को सब्जेक्ट करता है उसको कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर टाइम के हिसाब से पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर यूज करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करके उसके बाद टाइम लिख दिया जाता है। इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए सेंटेंस दिया हुआ देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या वो 3 दिन से गीत गा रही होगी? यहाँ पे गीत गा रही होगी मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रही है, सबसे पहले क्या है, तो क्या से क्वेश्चन पूछ रहे थे इसका मतलब हाँ या ना में उत्तर दिया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या है, इसकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह के लिए तो ही सी इट दे के लिए क्या यूज किया जाता है? विल यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग कर लिया जाए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट कौन है? वह है, तो यहाँ पे लिखते हैं सी, क्योंकि फीमेल है, फीमेल के लिए सी का यूज किया जाता है। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया गया तो इसके बाद हैव बीन का यूज कर दिया जाएगा। लिख देते हैं हैव बीन लिख दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। हैव बीन लिख देंगे। हैव बीन के बाद जो है मुख्य क्रिया लिखते हैं। मेन वर्ब क्या है इसमें? गा रही होगी मतलब सिंग, तो सिंग का सिंगिंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगिंग हो जाएगा, ठीक है, सिंगिंग हो गया। अब ये वर्ब कंप्लीट हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या गा रही होगी? गीत गा रही होगी, तो यहाँ पे गीत का क्या होता है? सॉन्ग होता है, तो सिंगिंग सॉन्ग कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको देखते हैं 3 दिन से मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर यूज करने के बाद हम टाइम लिख देते हैं 3 दिन से, तो क्या होगा? फॉर 3 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोगेशन का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। क्या वह 3 दिन से गीत गा रही होगी? विल सी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 डेज। ये सेंटेंस आपका रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप। WH टाइप मतलब वो सेंटेंस, वो इंग्लिश का सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन वर्ड्स ज्यादातर जितने भी हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? न प्रश्नवाचक वाक्य, वो वाक्य जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के होते हैं वो किसी भी टेंस के हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल लिखेंगे। आईवी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी ही सी इट दे या किसी नाउन के साथ विल का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया जाता है कर्ता लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब जो शेष हेल्पिंग वर्ब बची होती है हैव बीन, उसका यूज कर दिया जाता है। यदि सेंटेंस निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गई। अब मेन वर्ब लिखा जाता है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वर्ड लिखा हुआ है तो आईएनजी फॉर्म लगती है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट लिख दो, कर्म लिख दो, ठीक है। उसके बाद समय के अनुसार निश्चित समय है मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज कर दीजिए। यदि पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि दिया हुआ है, तो फार का यूज कर दीजिए। उसके बाद जो टाइम दिया हो उस टाइम को लिख के मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यूज कर दिया जाता है। तो चलिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। राधा 4 साल से पढ़ाई क्यों कर रही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, ठीक है, क्यों आ गया, तो इसकी सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है ना, तो यही तो है क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी इंग्लिश लिख देते हैं। तो वाई का क्या होता है, WHY, वाई होता है, मतलब क्यों का क्या होता है, वाई होता है। अब क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद क्या लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे। तो यहाँ पे राधा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के अनुसार ही तो हम विल शैल का यूज करते हैं, तो आई भी के साथ तो शैल का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ आई भी तो है ही नहीं है, तो यहाँ राधा है तो राधा के साथ क्या लिखा जाएगा, विल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राधा, क्योंकि यही तो पढ़ाई कर रही होगी। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद जो शेष हेल्पिंग वर्ब बचती है, हैव बीन का यूज कर दिया जाए, हैव बीन लिख देते हैं, ठीक है। हैव बीन के बाद अब मेन वर्ब लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करना का क्या होता है, स्टडी करना ना, स्टडीइंग, STUDYING, स्टडीइंग, ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है ना, तो स्टडी माने पढ़ाई करना होता ही है, तो हो गया। अब क्या लिखते हैं, सिंस लिखेंगे या फार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ टाइम 4 साल दिया हुआ है, ये समय की अवधि है, तो समय की अवधि के लिए हम क्या यूज करते हैं, फार का यूज करते हैं। उसके बाद टाइम लिख देते हैं 4 इयर्स, 4 इयर्स मीन्स 4 साल, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। अब आपसे हम कुछ बात करेंगे। इस जितना भी वीडियो मैंने बनाया मतलब पूरा टेंस आपको कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का सब पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आप वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का नाम है धीरज विश्वा स्टडी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, रिलेटिव्स में, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो शूट करता हूँ, फिर उसके बाद बड़ी मेहनत पड़ती है तो आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको भी तो ये नैतिक मोरल कर्तव्य बनता है, मोरल ड्यूटी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारा आपका जो जुड़ाव है वो बना रहे और इसी तरीके से हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करते रहें। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे भी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैंने वीडियो डाला हुआ है, चैनल पे आप जा सकते हैं धीरज विश्वा स्टडी पे, वहाँ पे आपको जीएस मिलेगा साइंस का और करंट अफेयर्स मिलेंगे और पूरा मतलब पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा 12th तक का। और करंट जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं सब मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसी के साथ जय हिंद।